हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में पायल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आईएस स्पेसिफिकेशन के साथ समझाऊंगा कि यहां पर बेंटोनाइट की जगह पर पॉलीमर का यूज़ किया जा रहा है, उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और किस तरह से पायल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और कौन कौन से टेस्ट को अप्लाई किया जाता है, तो मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पायल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जा रहा है। लेआउट यहाँ पर मार्किंग किया जाता है और टीएस के द्वारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं पायल के। एक बार पायल का कोऑर्डिनेट मार्क हो जाने के बाद आप यहाँ पर मेजरिंग टेप से भी इसको यहाँ पर केसिंग का प्लेसिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है उसको आप मेजरिंग टेप से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक परमिसिबल लिमिट में टॉलरेंस अलाउ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पायल के लिए कितना टॉलरेंस अलाउ है। उससे ज़्यादा टॉलरेंस होने पर पायल को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर केसिंग को इंस्टॉल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सिलेंडर को केसिंग कहा जाता है। ये मिनिमम 2 मीटर का केसिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मैं जो भी स्पेसिफिकेशन या फिर कोई डिटेल बताऊंगा तो उसका क्लॉज में मॉर्थ से या फिर आईएस स्पेसिफिकेशन का क्लॉज है वो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है आईएस स्पेसिफिकेशन या मॉर्थ के क्लॉज से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी पॉलीमर का यूज़ करके यहाँ पर बोरिंग किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीमर मिक्स को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर एक वाटर टैंक देख सकते हैं। इस वाटर टैंक के अंदर पॉलीमर का पूरा मिक्स बनाया जाता है और एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी और पीएच वैल्यू हो जाने के बाद इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ बोर को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है। जो पायल का हम बोर कर रहे हैं उसको स्टेबल रखने के लिए इस मिक्स का यूज़ किया जाता है। और इस सॉल्यूशन के अंदर आप बबल देख पा रहे होंगे, इसके लिए एयर कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। इस एयर कंप्रेसर के थ्रू इस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। ये एक बार प्रॉपरली मिक्स हो जाने के बाद इसका विस्कोसिटी चेक किया जाता है। इसका विस्कोसिटी चेक करने के लिए मार्श-कॉन विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरह से पाइपलाइन के थ्रू बोर तक ले जाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीमर टैंक से सॉल्यूशन को बोर होल तक पंप किया जाता है। जहाँ पर पाइलिंग करना है वहाँ पर किस तरह से पंप किया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्यूरिंग द बोरिंग टाइम जब भी हम रिग से बोर ड्रिलिंग करते हैं तो बोर के कॉलेप्स होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉलीमर मिक्स या फिर बेंटोनाइट का यूज़ किया जाता है। और इनका यूज़ सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसका विस्कोसिटी कितना रखना है। इसका विस्कोसिटी अचीव होने के बाद इस पॉलीमर मिक्स को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्रिलिंग टाइम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका विस्कोसिटी निकालने के लिए मार्श-कॉन विस्कोमीटर का यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कॉन को सॉल्यूशन से फिल कर लिया जाता है। सॉल्यूशन को फिल करने के बाद में यहाँ पर टाइमिंग को नोट किया जाता है कि कितने टाइमिंग पर यहाँ पर 1 लीटर का जार फिल हो रहा है, उससे यहाँ पर इसका विस्कोसिटी निकलता है। यहाँ पर पॉलीमर मिक्स का 50 to 70 सेकंड में 1 लीटर जार फिल हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आपका विस्कोसिटी इस लिमिट को अचीव कर लेता है तो यहाँ पर पॉलीमर मिक्स का सॉल्यूशन कंप्लीट बन जाने के बाद में इसे यूज़ किया जाएगा बोरिंग के लिए। इन स्पेशल कंडीशन 90 सेकंड तक के भी पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, जैसे 1 लीटर के जार को फिल होने में 90 सेकंड तक का टाइम लगे। जब भी आप किसी साइट पर पायल एक्टिविटी कराएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उसके सॉइल के टेस्ट किए जाते हैं। उस सॉइल के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किस तरह से सॉइल कंडीशन पर कितने विस्कोसिटी वाले पॉलीमर मिक्स का यूज़ करना है वो उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट 3 to 5 मीटर का बोर ड्राई किया जाता है, उसके बाद ही पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। जो ऊपर टॉप का सॉइल होता है वो सॉफ्ट सॉइल होता है, इसके लिए यहाँ पर केसिंग का प्रोवाइड किया जाता है। केसिंग होने की वजह से सॉइल कॉलेप्स होकर बोर में नहीं गिरती है। सॉइल अगर बहुत ज़्यादा कॉलेप्स होती है तो वहाँ पर लाइनर का यूज़ किया जाता है। बोर के अंदर परमानेंटली रखा जाता है और ये स्कोर डेप्थ तक रखा जाता है। ड्राइंग के अंदर एक स्कोर डेप्थ प्रोवाइड किया जाता है, उस डेप्थ तक इस लाइनर को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का लाइनर यूज़ नहीं किया गया है। मैक्सिमम जहाँ पर भी रिवाइन एरिया या फिर रिवर एरिया में लाइनर का यूज़ करना प्रेफरेबल माना जाता है। यहाँ पर बोर डेप्थ कंप्लीट हो जाने के बाद आप बोर डेप्थ को चेक कर सकते हैं। बोर डेप्थ चेक करने के लिए आप यहाँ पर
रिग के अंदर लगे हुए डिजिटल डिस्प्ले में भी देख सकते हैं कि बोर डेप्थ कितना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिग में जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर बोर डेप्थ कितना हो चुका है उसको डिस्प्ले में शो कर देता है। इस डिजिटल मीटर के अलावा आप साउंडिंग चेन का यूज़ करके या फिर नायलॉन रोप का यूज़ करके बोर डेप्थ को पता लगा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नायलॉन के रोप का यूज़ करके किस तरह से बोर डेप्थ को निकाला जाता है। रोप के एक एंड में हैवी मेटल को बांध दिया जाता है और उसे बोर के अंदर गिराया जाता है, और जहाँ पर ये हैवी मेटल ग्राउंड पर टच कर जाता है वहाँ पर आपको रोप में रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। आपको रोप यहाँ पर फ्री नज़र आएगी और रोप फ्री हो जाने के बाद में यहाँ पर नॉट बांध दिया जाता है। इसको नॉट में बांधने के बाद में पूरी रस्सी को वापस से निकाला जाता है। रोप निकालने के बाद में उसका मेजरिंग टेप से मेज़र किया जाता है कि कितना बोर डेप्थ हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रोप में लगे हैवी मेटल को यहाँ पर निकाल लिया गया है और पूरे रोप का मेज़रमेंट किया जाएगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बोर डेप्थ अचीव्ड हो जाने के बाद में फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, नहीं तो फिर से ऑगर के थ्रू बोर को ड्रिल किया जाता है और टिल द पाइल डेप्थ अचीव्ड हो जाने तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद में स्टील रेनफोर्समेंट को चेक करना होता है। यहाँ पर स्टील का केज प्रोवाइड किया जाएगा इस बोर के अंदर। यहाँ पर पाइल का केज कंप्लीट हो जाने के बाद में इस पाइल केज का लेंथ चेक किया जाता है, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर है या नहीं है उसको चेक किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो स्टील में लैप प्रोवाइड किए गए हैं उसे कितना रखा गया है, एज़ पर ड्राइंग है या नहीं है उसे चेक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अभी मेजरिंग टेप से पाइल का केज लेंथ चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आपको वर्टिकल बार कितने प्रोवाइड किए गए हैं, स्पाइरल बार का स्पेसिंग कितना है और साथ ही साथ हेलिक्स में कितना पिच दिया गया है। अगर आप हेलिक्स का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे आपको कई सारे यूट्यूब पे डिटेल वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरह से हेलिक्स का लेंथ निकाला जाता है और उसे पिच के अकॉर्डिंग कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं केज को किस तरह से बोर के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे अप्रॉक्स ये बोर अगर 24 मीटर का है तो एक स्टैंडर्ड स्टील का लेंथ होता है 12 मीटर। इस स्टील में लैप प्रोवाइड करना होता है, तो लैप को भी किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा उसे देखने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इस केज को एक डेप्थ तक जाने के बाद में ऊपर आप टॉप में जो स्टील देख पा रहे हैं उसमें कुछ भी हेलिक्स प्रोवाइड या फिर स्पाइरल प्रोवाइड नहीं किया गया है। जब बोर डेप्थ 12 मीटर से अबव होती है तब कहीं कहीं जगहों पर 2 पार्ट में केज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसे ऑन साइट ही वेल्डिंग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केज के हाफ पार्ट को अंदर जाने के बाद में दूसरे हाफ पार्ट के साथ वेल्डिंग किया जा रहा है। यहाँ पर वेल्डिंग करने के साथ साथ हेलिक्स प्रोवाइड किया जाएगा और स्पाइरल को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर वर्टिकल बार को बाइंडिंग किया जाता है, साथ ही साथ जो स्पाइरल मेन बार होता है उसे वेल्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ परमिसेबल लिमिट तक यहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइडेड किया जाता है। केज को यहाँ पर लोवरिंग करने से पहले कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। रेनफोर्समेंट को बोर की सरफेस टच ना करे इसके लिए यहाँ पर 75 mm के कवर को प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम सीवियर कंडीशन में रेनफोर्समेंट जहाँ भी डायरेक्ट कांटेक्ट सॉइल से होता है वहाँ पर 75 mm के कवर को प्रोवाइड किया जाता है। केज पूरी तरह से लोवरिंग होने के बाद में कंक्रीट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और पाइल में कंक्रीटिंग करने के लिए ट्रिमी का यूज़ किया जाता है। आप जो इस सिलेंड्रिकल पाइप को देख रहे हैं इसे ट्रिमी कहा जाता है। इसके ऊपर हॉपर होता है और उसी के थ्रू यहाँ पर कंक्रीट किया जाता है। यहाँ पर ट्रिमी का डाया 200 mm से लेस देन नहीं होना चाहिए। आप जो अभी ट्रिमी देख रहे हैं उसका डाया 200 mm है और लेस देन 200 mm यानी कि 150 mm के डाया का ट्रिमी का यूज़ किया जा सकता है, पर स्मॉल डायमीटर ऑफ पाइल के लिए। यहाँ पर पाइल का डायमीटर 1 मीटर है तो यहाँ पर 200 mm के ट्रिमी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ट्रिमी की लेंथ को भी ध्यान में रखा जाता है। जो आपका केसिंग टॉप है यानी कि ग्राउंड का जो टॉप है वहाँ से ट्रिमी का क्या लेंथ है और बोर का क्या डेप्थ है
उसे कंसिडर किया जाता है। सपोज़ यहाँ पर बोर का डेप्थ, केसिंग टॉप से बोर का डेप्थ अगर 24 मीटर है तो आपका ट्रिमी का लेंथ 23.8 या फिर 23.5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 200 mm टू 500 mm लेस होना चाहिए। जो टोटल लेंथ है उससे कम लेंथ के ट्रिमी पाइप को कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी आपका पाइल का कंक्रीट किया जाएगा ट्रिमी को कंक्रीट के अंदर सबमर्ज रखना होता है। चलिए मैं आपको आगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से ट्रिमी पाइप का यूज़ करके कंक्रीट किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉपर और ट्रिमी के थ्रू यहाँ पर कंक्रीटिंग किया जा रहा है। पाइल का कंक्रीट कंटिन्यू रखना होता है। पाइल का कंक्रीट जैसे जैसे ऊपर की तरफ होता रहेगा और जो भी नीचे बॉटम में स्लश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बाहर आ रहा है। जैसे जैसे कंक्रीट इस बोर में फिल होगा वैसे वैसे स्लश मटेरियल सारा ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है, कंक्रीट के अंदर ट्रिमी हमेशा सबमर्ज रहेगा। वो किसी भी कंडीशन में ट्रिमी को 150 टू 200 mm कंक्रीट के अंदर सबमर्ज रखना ही होता है और उसको कंटिन्यू पेनिट्रेट करते रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीन के थ्रू किस तरह से पेनिट्रेट किया जा रहा है और कंक्रीट का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कंक्रीट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और स्लश सारा बाहर की तरफ आ रहा है। कंक्रीट किसी भी कंडीशन में नीचे स्लश के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए ट्रिमी को हमेशा कंक्रीट के अंदर ही रखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कंक्रीट को किस तरह से पेनिट्रेट किया जा रहा है और कंक्रीट एक स्टेज में हो जाने के बाद में ट्रिमी पाइप को स्टेप बाय स्टेप निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ट्रिमी को निकालने के लिए एक प्रोसेस और एक कैलकुलेशन फॉलो किया जाता है। सपोज़ यहाँ पर 1 मीटर डाया के पाइल को 24 मीटर तक फिल करने के लिए 18.5 m³ कंक्रीट लग रहा है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि अप्रॉक्स 6 m³ में 8 मीटर का बोर अगर कंक्रीट से फिल होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 ट्रिमी पाइप को स्टेप बाय स्टेप निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार कैलकुलेशन से आइडिया लग जाएगा कि कितने m³ कंक्रीट पर कितने ट्रिमी पाइप को रिमूव करना है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिमी हमेशा सबमर्ज होना चाहिए कंक्रीट के अंदर। यहाँ पर ट्रिमी को स्टेप बाय स्टेप निकालना इसलिए भी ज़रूरी है, कंक्रीट में रहकर ट्रिमी पाइप चौक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी कारण से यहाँ पर ट्रिमी को स्टेप बाय स्टेप रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कंटिन्यू पेनिट्रेट किया जाता है कंक्रीट के अंदर, ताकि ट्रिमी पाइप किसी भी कंडीशन में चोक ना हो। जब भी हम कास्ट इन सितु पाइल करते हैं तो स्लम्प, हमारा जो कंक्रीट का स्लम्प है वो 150 mm टू 180 mm तक रखा जाता है। तो स्लम्प वेरी हाई होता है, 150 mm टू 180 mm तक रखा जाता है और इसे IS स्पेसिफिकेशन के साथ साथ मॉर्थ में भी दिया गया है। पाइल के कंक्रीट क्वालिटी की बात करें तो मिनिमम M35 क्वालिटी के कंक्रीट का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ उसे चेक करने के लिए यहाँ पर क्यूब को फिल किया जाता है। जितना क्वांटिटी कंक्रीट का होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यूब को कास्ट किया जाता है। एक पाइल ग्रुप के कंप्लीट हो जाने के बाद उसका एक्सकेवेशन किया जाता है और उसमें चिपिंग का काम किया जाता है। अब मैं आपको पाइल का बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि पाइल कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से उसे एंड किया जाता है। पाइल को कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्राउंड लेवल होता है जहाँ पर केसिंग को फिट किया जाता है। उसके बाद आता है कट ऑफ लेवल। कट ऑफ लेवल वो लेवल होता है जहाँ तक हमें साउंड कंक्रीट को करना होता है, उससे ऊपर के कंक्रीट को चिपिंग के थ्रू निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद होता है फाउंडिंग लेवल। फाउंडिंग लेवल वो लेवल होता है जहाँ तक हमें पाइल का कंक्रीट करना है और उसका बोर का ड्रिलिंग करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से लेकर फाउंडिंग लेवल तक अगर 24 मीटर का पाइल है, उसके बाद आप कट ऑफ लेवल देख सकते हैं। कट ऑफ लेवल से फाउंडिंग लेवल आपका 23 मीटर है, इसे ड्राइंग में दिया गया है और यही पाइल का एक्चुअल डेप्थ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइल का मैनुअल चिपिंग किया जा रहा है। आफ्टर कास्टिंग ऑफ 3 डेज़ आप यहाँ पर मैनुअल चिपिंग कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेटिक या फिर वाइब्रेशन से चिपिंग करना चाहते हैं तो आफ्टर 7 डेज़ पाइल का चिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पाइल ग्रुप का चिपिंग कंप्लीट होने के बाद इस पर पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है।
इस ग्रुप के ऊपर एक बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसे पाइल कैप कहते हैं, और पाइल कैप के अंदर से ही हमारे पियर का कंस्ट्रक्शन होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसमें से पियर के आप स्टील देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसके ऊपर पियर का कंस्ट्रक्शन अब किया जाएगा। किसी भी पाइल फाउंडेशन में डिफरेंट टाइप के पाइल ग्रुप का यूज़ किया जाता है, ये आपको डिज़ाइन और ड्राइंग में मेंशन होगा। इसी तरह से पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है ब्रिज में, और उसके बाद पियर का कंस्ट्रक्शन और फर्दर एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से किया जा रहा है, उसे भी आप इस वीडियो में